तो दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 33 समास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपने किस प्रकार से तैयारी की है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर चेक कर सकते हैं इसमें वीडियो के माध्यम से। तो पहले नंबर हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर जो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में समास कौन सा है? ऑप्शन भी साथ में दिए गए, यानी कि आंसर भी दे दिया गया है। पहले नंबर पर इस पर विचार करिए। यथाशक्ति में यथा जो है अव्यय शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें अव्यय लगा होता है वो अव्ययी भाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, राइट आंसर। यथाशक्ति में अव्ययी भाव होगा। अगला प्रश्न है चराचरम में कौन सा समास है? अगला प्रश्न है चराचरम में कौन सा समास है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चराचरम में द्वंद्व समास है। ठीक है, चराचरम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास दूसरे नंबर में यहाँ पर लगा हुआ है बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है बताना है चौमासा का। ऑप्शन नंबर ए 4। चौमासा में 4 मासों का समाहार। ठीक है, तो इसमें होगा द्विगु, जिसमें संख्या का बोध होता है वो द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है चौराहा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चौमासा था, चौराहा। ठीक है, चौराहा में 4 राहों का समूह। ठीक है, तो यह भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें संख्या होती है वो द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यथाशीघ्र में समास बताइए। तो यहाँ यथाशीघ्र, इसमें भी यथा लगा है, जैसे जिस प्रकार से यथाशक्ति था, यथाशीघ्र है, ये सब अव्ययी भाव हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, राइट आंसर अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में कौन सा समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। अगला है उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर उपकूल, यहाँ पर देख सकते हैं उपसर्ग लगा हुआ है उप। ठीक है, ये अव्ययी भाव है। अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर द्विगु समास में संख्यावाचक ढूंढना है। द्विगु में संख्या आएगी, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें संख्या है नवग्रह, यानी 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, 9 ग्रह हो गया आंसर। अगला है समास का अर्थ होता है। समास का अर्थ क्या होता है? विच्छेद करना, नवीन अर्थ है, या विस्तार, या संक्षेप में। समास का अर्थ होता है किसी भी बात को संक्षेप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है लिखने पढ़ने में कौन सा समास होता है? लिखने पढ़ने, लिखने और पढ़ने। ठीक है, तो जहाँ पर और का लोप हो या हो, ठीक है, इस तरीके से जहाँ पर लोप होते हैं, और इस तरीके से पहचान क्या है इसके बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींची हुई, यानी डैश लगा हुआ है। तो ये जो है विरोधाभास, यानी दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं। ठीक है, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं कौन सा समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी समास। अष्टाध्यायी समास, तो यहाँ पर अष्टाध्यायी में कौन सा समास है भाई, ये बताना है। तो अष्टमी से हो गया 8। ठीक है, तो अष्टमी से हो गया 8, और जिसमें संख्या आती है वो होता है द्विगु समास। अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों में से संबंधित बहुव्रीहि समास शब्द बताइए। इसमें से चारों में से बहुव्रीहि समास कौन सा है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दशानन। ठीक है, दशानन राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि में लोप, यानी इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। इसमें तीसरे पर दशानन अर्थात कौन? रावण। ठीक है, रावण की तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है, यानी तीसरे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेट को मारने वाला, तो को मारने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से कुछ प्रश्न यहाँ बने हैं उनको शामिल किया गया। बाकी और भी समास हैं, बहुत ही अच्छे समास आने वाले। इसमें 3-4 प्रश्न इस पैराग्राफ से, इनको भी कवर कर लेते हैं।
यहाँ पर जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है इकोलॉजी। आंसर नंबर ए सही होगा, इकोलॉजी सही है इसका। अगला है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इकोतंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो इकोतंत्र के लिए एक शब्द बताना है, क्या कहलाता है? ठीक है, वो जैवमंडल कहलाता है। उसमें सभी प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैवमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोतंत्र का घटक नहीं है, तो कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो उसका घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र में देखो, सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है, कार्बनिक पदार्थ का होना भी बहुत ही आवश्यक है, और मौसम अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी तो उसमें भी कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसको कहते हैं, ये प्रश्न जो है सुपरटेट शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था हिंदी में, यही सेम टू सेम पूछा गया था। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो तो को क्या कहते हैं? सॉरी, उसमें नहीं पूछा गया था, दिगु का पूछा गया था, संख्यावाचक। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे, कहता है ऐसा समास जिसमें संख्या का बोध कराया जाता है या प्रथम पद संख्यावाचक होता है, उस वो किसका समास है? ठीक, इस तरीके से पूछता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हों, अभी हमने बताया था जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, दिन रात, ये सब क्या हो गए? द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, ये प्रश्न आया था हम लोगों में। ठीक है, शिक्षक भर्ती में ये पूछा गया था 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक भर्ती का प्राथमिक विद्यालय का, तो उसमें जो है ये पूछा गया था जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो। सेम टू सेम यही प्रश्न था हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध कराया जाता है वो द्विगु समास होता है। अगला है द्वंद्व समास है, तो इसमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ध्यान देना, लंबोदर गणेश जी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर है ही नहीं। नर और नारी ये दोनों जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, प्रधान, दोनों पद जो हैं प्रधान है, नर और नारी। अगला है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तो अनुरूप, अनु लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं उपसर्ग लगा हुआ, ये हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा उदाहरण है। डी होगा, आमरण। यहाँ पर आ शब्द जो है देख सकते हैं अव्ययी भाव का लगा हुआ, यानी कि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आमरण। अगला है, चंद्रशेखर शब्द में समास बताइए। तो चंद्रशेखर में, ठीक है, तो जिसके शिखर पर हो चंद्र, यानी किसकी बात कर रहा है? अर्थात शंकर जी की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निर्विवाद में कौन सा समास है? यानी निर्विवाद में समास बताना है। निर, तो यहाँ पर क्या आ गया? निर। तो निर क्या है? एक उपसर्ग है, उपसर्ग जिसमें लगता है वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तत्पुरुष का आत्मनिर्भर, यानी आत्मा पर निर्भर। ठीक, पर लगा है यहाँ पर, इनके आपको पता है, बाकी सब यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग दिए गए ऑप्शन हैं, बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा है। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में समास बताइएगा, कौन सा समास है? पतझड़ में बहुब्रीहि समास होगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा है बताना है? पंजाब। ठीक है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो वो पंजाब में बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर चौराहा दिग की बात कर रहा है, पंसेरी 5, शताब्दी 100। ठीक है, शताब्दी में 100, इस तरीके से पंजाब में जो है बहुब्रीहि समास है। देह लता, देह रूपी लता अर्थात कर्मधारय समास की बात कर रहा है। ठीक है, देह रूपी लता, उसका विग्रह करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगला है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से बताना है कि बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वो बारहसिंघा है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल की बात की जा रही है और बारहसिंघा है। अगला है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति। ठीक है,
तो रघुपति हो गया बहुप्रिय। ठीक है। अगला प्रश्न है स्त्री पुरुष में कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा है, पहचान सकते हैं। निशान, बीच में निशान भी लगा होता है, इससे भी पहचान सकते हैं। ये दोनों हमारे शब्द जो हैं यहाँ पर पद प्रधान हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसमें से द्विगु समास का उदाहरण बताना है। ठीक है। त्रिनेत्र यानी कौन, शंकर जी। दशानन अर्थात रावण जी। एकदंत अर्थात गणेश जी। त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्रिभुवन। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी और डी, इसमें भी संख्या है, इसमें भी संख्या है, इसमें भी संख्या है, संख्या इसमें भी है, बट ये जो हैं बहुब्रीहि के उदाहरण तीनों हैं। ठीक है। क्योंकि ये तीनों से जो है कोई पद प्रधान नहीं इसमें है, तीसरे पर लोप किया जा रहा है। अर्थात त्रिनेत्र में शंकर जी को बताया गया है, दशानन में रावण को बताया गया, एकदंत में गणेश जी को बताया गया, लेकिन त्रिभुवन में जो है 3 भवनों का समूह बताया गया है। तो यहाँ पर संख्या, तो संख्या जिसमें होती है द्विगु होता है। इस तरीके से पहचान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो समाज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।